ठीक है, तो सेल तो पढ़ लिया हमने, सेल तो पढ़ लिया हमने, सबको समझ आ गया? आसान था। सेल के बारे में 8वीं में पढ़ा हमने। इस साल हमने थोड़ा सा एडवांस पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि सेल के अंदर क्या क्या है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, सेल के अंदर की ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। पिछले साल हमने स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ा था। सेल बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी हमने 8वीं में। क्रोमोसोम पढ़ लिया था, फिर हमने डीएनए पढ़ लिया था, हमने जीन भी पढ़ लिया था ना। ठीक है, तो सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट मानी जाती है और फंक्शनल यूनिट भी मानी जाती है, क्योंकि किसी भी जीव का शरीर संरचना सेल से ही बनी होती है। सबसे छोटी संरचना किसी भी जीव के अंदर अगर कुछ है तो वो है सेल, कोशिका। हालांकि उसके अंदर भी है छोटी छोटी चीजें, लेकिन जीवित संरचना सबसे पहली कौन सी है? सेल, जो इंडिपेंडेंटली जीवित है। समझे? इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोला। और फंक्शनल यूनिट, क्योंकि शरीर के द्वारा किए गए किसी भी कार्य को कोशिका द्वारा ही किया जाता है एक यूनिट लेवल पे। ठीक है, सबसे छोटी संरचना जो क्रिया करती है किसी भी जीव के शरीर में, वो क्रिया कोशिका करती है। इससे छोटा कोई ऐसा भाग नहीं है जीवित जो कि क्रिया करेगा। यानी हम जो भी काम कर रहे हैं वो किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है? एक्टिविटी ऑफ सेल का। द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द सेल। अगर हम श्वसन कर रहे हैं तो मतलब वो किसका रिजल्ट है? सेल के श्वसन का रिजल्ट है। हम श्वसन कर रहे हैं तो एक्चुअली सेल ने श्वसन किया है। समझ गए? रेस्पिरेशन वहां पे हुई। तो आज हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे जीव तो ऐसे हैं जो एक सेल वाले थे। फिर एक सेल वाले जीवों से आगे हम पढ़ते हैं एक से ज्यादा सेल वाले। कुछ सरल जीव जंतु हैं, कुछ बहुत जटिल जीव जंतु हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को देख लो, उनके शरीर में भी वो सारी क्रियाएं हो रही हैं जो हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं, लेकिन जब उनके शरीर की जटिलता के बारे में बात की जाए, क्रियाएं वही हो रही हैं, लेकिन शरीर की जटिलता के बारे में बात की जाए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो उनकी बॉडी के अंदर उतना जटिल, उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है जितना हमारी बॉडी के अंदर है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, और वो अंग अकेले अकेले काम नहीं कर रहे, दूसरे अंगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और किसी एक कार्य को करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे पाचन क्रिया है, डाइजेशन है। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन है तो हमने पाचन तंत्र पढ़ा है सबसे पहले न्यूट्रिशन में, कि भोजन को ग्रहण करना, उसके बाद उस भोजन को जो जिसको हमने इनटेक किया है, ग्रहण किया है, उस भोजन को सरल रूप में बदलना है। तो सरल रूप में बदलने के बाद ही वो बॉडी में यूज होगा। तो सरल रूप में बदलने के लिए ऐसा नहीं कि हमें पेट लगा दिया गया बस वहीं पे सरल हो जाएगा। ये पूरा एक सिस्टम बना है, वो हमने पढ़ा है। मुख है, माउथ है, बकल कैविटी है, इसोफेगस है, स्टमक है, एक बड़ी लंबी एलिमेंट्री कैनाल है, और उस कैनाल के बहुत से पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं। स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। साथ में उस डाइजेशन प्रोसेस में और कौन हेल्प कर रहा है? एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स कौन दे रहा है? ग्लैंड्स। तो वो ग्लैंड्स भी डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो किसी एक्टिविटी को करने के लिए, पूरा परफॉर्म करने के लिए जो जो ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब देखो ऑर्गन सिस्टम तक पहुंचने के पहले बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो केवल सेल से बने हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं आप। फिर उसके बाद कुछ जटिलता आती है, तो आगे कुछ जीव ऐसे हैं उनमें बहुत सारे सेल हैं, लेकिन एक एक सेल अपना अपना काम कर रहा है। कुछ जीव जंतुओं में थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाती है, तो बहुत सारे सेल मिलकर एक एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो वो सेल मिलकर जो एक ही एक्टिविटी को कर रहे हैं उसको हम टिश्यू कह देते हैं, उत्तक। और जब टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत सारे टिश्यू परफॉर्म कर रहे हैं मिलकर एक्टिविटी। जब बहुत सारे सेल परफॉर्म कर रहे थे तो हमने बोला उन सभी सेल्स को मिलाकर हमने टिश्यू कहना है।
ठीक है। अब जब टिश्यूज बहुत सारे मिले हैं और उन्होंने किसी एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, तो वो टिश्यूज का ग्रुप क्या कहलाएगा? अंग, ऑर्गन। और अब हमने बोला किसी काम को करने के लिए अकेला ऑर्गन जब काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे अंग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो अंगों का एक सिस्टम बन गया है, अंग तंत्र बन गया है, उसको हम ऑर्गन सिस्टम कह देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है, ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर किसी ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, किसी जीव को बना रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म बन गया बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स, जो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, जो कॉम्प्लेक्स जीव जंतु हैं, जटिल जीव जंतु हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं उनके ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, उनके अंदर ऑर्गन ही होते हैं, ऑर्गन अपना अपना काम करते हैं, सिस्टम नहीं बना है। एक ऑर्गन ने अकेले ही काम कर दिया सारा, और बहुत सारे ऑर्गन है बॉडी में, वही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक्टिविटी को करने के लिए 4-5 अंग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो ऑर्गन लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन कही जाती है। कुछ में सिर्फ सेल्स के ग्रुप मिलकर काम करते हैं, अंग नहीं बना रहे। अंग तो कैसे बनने थे? बहुत सारे टिश्यूज मिलकर जब परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी को, तो ऑर्गन बनना था। लेकिन अब हमारे पास ऐसा है कि बहुत सारे सेल मिलकर काम कर रहे हैं किसी एक्टिविटी को, तो हम उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहेंगे? टिश्यू। ठीक है, उत्तक। और सेल तो आपको पता ही क्या है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर में टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू, उत्तक। अब पता चल गया हमें टिश्यूज क्या है। ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। लेकिन ये कौन सा ग्रुप ऑफ सेल्स है? ये वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो परफॉर्म करते हैं सिमिलर एक्टिविटी को, सिमिलर एक्टिविटी को जो परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी है कुछ टिश्यूज, जैसे हमारी स्किन है, वो प्रोटेक्शन का काम कर रही है। तो स्किन जो है वो बहुत सारे सेल्स मिलकर बना रहे हैं, बहुत सारे टिश्यूज नहीं है, बहुत सारे सेल मिलकर हमारी स्किन को बना रहे हैं, तो वो एक टिश्यू है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर मसल सेल्स हैं, और वो सेल्स मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। अब आपके हाथ में बहुत सारी मसल्स हैं, बाजू में बहुत सारी मसल्स हैं, ये क्या कर रही हैं? हड्डियों को खींच रही हैं। ठीक है, टांगों में मसल्स हैं, ये काम कर रहे हैं। अब ये मसल्स क्या है? बहुत सारे सेल मिले हैं और इन्होंने एक मसल को बनाया हुआ है, तो वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है जो एक ही काम कर रहा है, मूवमेंट का, बॉडी के अंदर मूवमेंट कराने का काम कर रहा है मसल। और वो मसल क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो वो टिश्यू है। वो बहुत सारे टिश्यूज का ग्रुप नहीं है, हमारे मसल्स अलग अलग टिश्यू का ग्रुप नहीं है, अलग अलग सेल्स का ग्रुप है। ठीक है, तो वो बन गया है टिश्यू, मसल टिश्यू। ठीक है, तो कौन कौन से टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर, उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले अब ये समझ गए हम कि टिश्यू होता क्या है, उत्तक क्या होता है। ग्रुप है, कोशिकाओं का समूह है जो एक जैसे ही एक्टिविटीज को करता है, यानी एक ही कार्य को करता है, एक जैसे कार्य को करता है मिलकर। ठीक है, उसको हम उत्तक कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक। तो पादपों में कौन कौन से उत्तक पाए जाते हैं? जनरली पादपों में हम उत्तकों की ही बात करेंगे, यहां पे अंगों की बात करनी नहीं है। ठीक है, हम इनके अंदर कोई सिस्टम नहीं है ऐसा, जैसे हमारे अंदर पाचन तंत्र है वैसा कुछ नहीं है। इनके अंदर कोई हार्ट नहीं है, किडनी नहीं है। सिर्फ इसमें टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, हम टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पादप उत्तक कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। समझ गए उत्तक क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक ही एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, जो एक ही कार्य को करता है। मिलकर सेल्स जब एक ही कार्य को करते हैं तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कह देते हैं। ठीक है, प्लांट के टिश्यूज की बात कर रहे हैं, तो चलिए प्लांट पे आ जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन द प्लांट, 2 प्रकार के टिश्यूज। दो प्रकार के उत्तक हैं, 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं प्लांट्स के अंदर, पादपों के अंदर। कौन कौन से हैं मुख्य रूप से?
नाम बता देते हैं, पहले इनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट, परमानेंट तो समझ रहे ना, परमानेंट टिश्यू। स्थायी उत्तक और विभज्योतक उत्तक, हिंदी में बोलेंगे विभज्योतक उत्तक। और यहां परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। तो स्थायी का तो कुछ ऐसे समझ आ रहा है कि स्थायी है, जहां पर है वहीं पे होगा, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो क्या मेरिस्टेमेटिक ऐसा होना चाहिए जहां है वहां नहीं है, या क्या होना चाहिए? पहले किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें अपने अंदर से पूछना चाहिए कि हमें इसको समझ के, इसको पढ़ के क्या समझ आ रहा है, क्या लग रहा है कि इसका क्या मतलब होना चाहिए। तो स्थायी का तो कुछ ऐसा मतलब समझ आ रहा है, मेरिस्टेमेटिक का कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि इसके विपरीत होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ पहले सोच लेना है। अब जब हमने सोच लिया तो जब हम पढ़ेंगे तो उस सोच के साथ जब कंपेयर करेंगे कि भाई हमने तो ऐसा सोचा था, ये ऐसा है, ओहो, तो जब ऐसा कुछ होगा तो हमारे दिमाग में परमानेंटली चीजें बैठती हैं, याद रहती हैं वो चीजें कि हमने कुछ ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा था ये। तो दिमाग अपने आप एक तर्क बनाता है, एक लॉजिक बनाता है, और जब वो लॉजिक बन जाता है तो दिमाग में वो चीज परमानेंट बैठ जाती है। ठीक है, सारी चीजें परमानेंट जरूरी नहीं है सारी चीजें परमानेंट बैठ जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, चलो 20% ही मान लो, अगर 20% चीजें भी परमानेंटली दिमाग में बैठ गई तो आपको चीजें याद करने में आसानी हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? एक टॉपिक आपने खोला है, उसमें इतने ज्यादा वर्ड्स हैं जो आप पहली बार सुन रहे हैं, जिनकी समझ ही नहीं है, क्या वो टॉपिक समझ आएगा आपको? लेकिन अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत सारे शब्दों के अर्थ पता है आपको, तो इजीली समझ नहीं आ जाएगा। आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो दिक्कत आती है समझने में कि क्या है ये, क्या शब्द आ रहे हैं, उपभोक्ता, उपभोग, पता नहीं क्या क्या, प्रोडक्शन, जो भी चीजें आती है उसमें। ठीक है, लेकिन जब हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी पढ़ेंगे या सोशल साइंस पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे शब्द हमें पता है क्योंकि हम रेगुलर पढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत सारे शब्दों का पता होता है, तो उसके टॉपिक्स को पढ़ना आसान होता जाता है। समझ गए? तो जब हम ऐसा कोई लॉजिक बना लेते हैं, तो अगर ज्यादा नहीं, अगर हमें 10% भी शब्द समझ आ गए क्लास में, तो जब तुम घर जाओगे और टॉपिक को बुक में पढ़ोगे तो इजीली बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। और रिवीजन तो जरूरी है दिमाग में बिठाने के लिए चीजों को, बिना रिवीजन के चीजें याद नहीं होती। तो इसलिए पहले एक लॉजिक खुद दिमाग में बनाना है, चाहे गलत ही है वो, लेकिन कोशिश करनी है सोचने की। सोचना बहुत जरूरी है, दिमाग तभी बढ़ेगा। तो इनको सोचो कि परमानेंट तो मुझे समझ आ रहा है कि स्थायी है, तो कुछ लॉजिक लगा लो अपनी मर्जी का, और विभज्योतक उत्तक का अपनी तरफ से लॉजिक बना लो कुछ और, इसके अपोजिट होना चाहिए। तो चलिए अब करते हैं कि विभज्योतक उत्तक क्या है। क्या होता है कि प्लांट्स की जब ग्रोथ की बात करते हैं, जब एनिमल्स की ग्रोथ की बात करते हैं, तो एनिमल्स की ग्रोथ लिमिटेड होती है, एक उम्र तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, उसके बाद उनका डीजेनरेटिव पीरियड स्टार्ट हो जाता है। होता है कि नहीं? लेकिन अगर आप प्लांट्स की बात करें तो जैसे घास काट भी देते हैं, वो घास फिर से वहीं से उग जाती है ऊपर, अगर उसको न्यूट्रिशन सही मिलता है तो। कुछ पेड़ पौधे जो काट दिए जाते हैं वहीं से पैदा भी हो जाते हैं, उग जाते हैं नहीं। और प्लांट्स जनरली ऐसे होते हैं कि जैसे बड़े बड़े ट्रीज हैं, ये पूरी उम्र ग्रोथ करते ही रहते हैं और बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं, बल्कि पूरी उम्र बॉडी में उनके कुछ ना कुछ नई चीजें, फ्रूट्स लगते रहते हैं, पत्ते लगते रहते हैं, झड़ भी जाते हैं, नए लगते रहते हैं। हमारे एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं, बहुत कम एनिमल्स में भी कुछ होता है, जैसे छिपकली की पूंछ काट दी तो वो आ जाती है, लेकिन जनरली एनिमल्स में क्या होगा, बाजू कट गया तो बाजू थोड़ी आएगा दोबारा। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में आप देखोगे ब्रांच कट गई है तो वहां से ब्रांच दोबारा ग्रोथ कर जाती है। तो कहां से ग्रोथ हो सकती है ये देखना है। प्लांट के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, कुछ सेल्स का ग्रुप ऐसा होता है, सेल्स का ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे? एक अकेला सेल नहीं होगा, वो बहुत सारे सेल्स होंगे, वो सेम काम करेंगे। वो क्या काम करेंगे? ये सेल्स मिलकर ग्रोथ का काम करते रहेंगे। ग्रोथ का काम कैसे करेंगे? बाय मेकिंग न्यू सेल्स, नए नए सेल्स बनाकर, यानी ये
ग्रुप ऑफ सेल ऐसा है, ये टिश्यू ऐसा है जो लगातार नई नई कोशिकाओं को बनाता रहेगा। यानी इन सेल्स के अंदर क्या है, पावर ऑफ डिवीजन, विभाजन की क्षमता रहती है, पावर ऑफ डिवीजन। बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं। तो जो भी सेल प्लांट के अंदर आते हैं जिनमें पावर ऑफ डिवीजन है, जो नए नए सेल्स बनाते रहते हैं, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक उत्तक कहते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को जिनमें पावर ऑफ डिवीजन रहती है उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरे प्लांट में हर जगह नहीं पाए जाते। प्लांट के कुछ स्पेशल पार्ट्स में पाए जाते हैं। कहां कहां पाए जाते हैं? मान लो ये प्लांट है, तो प्लांट का जो टॉप पोर्शन है ऊपर, ठीक है, उसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। इसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, विभज्योतक है, हिंदी में लिख देता हूं, कहां लिखूं, यहां लिखता हूं, विभज्योतक। पता नहीं ज पूरा है या कैसे, आपने देख लेना बुक में। विभज्योतक उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्षस्थ, ऐसा कुछ है, बुक में देख लेना क्या लिखा है, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक पहला। ठीक है, दूसरा ये क्या करेगा, विभज्योतक उत्तक जो कि एपिकल टॉप रीजन पे पाया जाता है, शीर्ष पर पाया जाता है, तो वो क्या करेगा, लंबाई को ही बढ़ाएगा ना। तो ये प्लांट की जो स्टेम है उसके टिप पर भी हो सकता है, रूट के टिप पर भी हो सकता है। तो रूट की भी लंबाई बढ़ेगी और इसकी भी ऊंचाई भी बढ़ेगी शूट की। ठीक है, तो वो शीर्षस्थ होते हैं, जो टॉप पर होते हैं वो लंबाई बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? लॉजिक लग रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, जो टॉप पर है वो ऊपर को ही जाएगा। ठीक है, तो फिर प्लांट की मोटाई भी तो बढ़ती है। तो प्लांट की मोटाई बढ़ाने वाले पार्श्वीय, पार्श्व विभज्योतक उत्तक कहे जाते हैं, जिनको पेरिफेरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं, जो पेरिफेरी पे होते हैं, मतलब चारों ओर होते हैं, जो चारों ओर हैं, यहां कॉर्नर्स पे चारों ओर ऐसे गोल, ये ग्रो करेंगे गोल, दोनों चारों तरफ को, इधर को इधर को इधर को इधर को इधर को। ठीक है, समझ गए? तो ये जो है पेरिफेरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो कि किसी प्लांट की मोटाई को बढ़ाते हैं। समझ गए? लगे होता? तो लंबाई को बढ़ाने वाले ये, मोटाई को बढ़ाने वाले ये पार्श्वी, पार्श्व विभज्योतक उत्तक। थर्ड क्या है? अंतर्विष्ट। ठीक है, तीसरे प्रकार का है अंतर्विष्ट। कैसे होता है देखो, अगले पेज पे चलते हैं। अंतर्विष्ट कैसे होता है? जनरली ये घास की तरह के पौधों में होता है। जब ये जो अंतर्विष्ट होता है इंटर कैलरी होता है, इंटर कैलरी या हम इंटरनोडल मेरिस्टेम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है, ये मेरिस्टेम बीच बीच में होता है कहीं पे। ये पूरा प्लांट है, इस प्लांट मैंने बात की जो अंतर्विष्ट होता है, यहां लिख देता हूं पहले मैं, अंतर कैसे था, ऐसे था, जैसे भी यार बुक में देख लेना, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। कुछ और तो लिखा बेटा, डायग्राम बनी है उधर देखने के लिए। इंटर कैलरी ही है, वो साल बाद इंग्लिश मीडियम में बता रहा हूं, इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सही है या गलत। इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये घास की तरह के पौधों में होता है। तो जब जंतु ऊपर से चढ़ जाते हैं तो उनका एपिकल मेरिस्टेम तो खत्म हो गया, अब वो लंबाई में कैसे ग्रो करेंगे, लेकिन फिर भी करते हैं ना। तो लंबाई में ग्रोथ करने के लिए उनके पास इंटर कैलरी भी होता है,
मतलब नोड्स के बीच में, नोड्स होते हैं बीच बीच में, है दो नोड के बीच में इंटरनोड होता है। ऐसे लगता है दो पार्ट हैं प्लांट के, और उन दो पार्ट्स के बीच में है जो ये पार्टीशन दिखती है, इसको इंटरनोड कहते हैं। ये इंटरनोड के ऊपर ऐसे सेल्स होते हैं जो लगातार विभाजित होते रहते हैं, वो भी लंबाई को ही बढ़ाते हैं। अगर घास को चर भी लिया चरने वाले जंतुओं ने, फिर भी इसकी लंबाई बढ़ती रहती है ऊपर को, समझ गए? तो यह है अंतर्विष्ट विभज्योतक उत्तक, यानी इंटर कैलरी मेरिस्टेम। लगे पता? तो ये 3 तरह के विभज्योतक उत्तक हैं जिनको आपने याद रखना है। एपिकल मेरिस्टेम। हमारे पास एक एक्टिविटी भी है, आप प्याज को लेकर उसको पानी में डाल सकते हैं, जैसे आपकी बुक में दिखाया हुआ है। अगर या इसमें हमारा है नहीं, तो आप देखेंगे कि उस प्याज के अंदर जब उसको पानी में डाला है तो उसकी जड़ें निकलने लगती हैं नीचे को, ठीक है। लेकिन अगर उन जड़ों को ऊपर ऊपर से काट दिया जाए तो उसका एपिकल मेरिस्टेम खत्म हो जाता है। तब आप देखेंगे जिनका एपिकल मेरिस्टेम काट दिया गया उनकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और जिनका जिनका मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम है वो लंबाई बढ़ती जाएगी उनकी, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है, कौन सी एक्टिविटी है, इसको आप कर सकते हैं। समझ गए? इतना पता चल गया? इन्हीं के बारे में घर में अपनी बुक में अच्छे से पढ़ना समझना। अगर कोई ऐसी लाइन होगी जो तुम्हें लगता है कि या तो सर ने समझाई नहीं या हमें समझ नहीं आ रही है, तो आप पूछ लेना कल। इतना काफी है अभी के लिए। समझो कल हम परमानेंट इश्यूज की बात करेंगे, और जब परमानेंट इश्यू की बात आएगी तो अब तुम्हें क्या पता लगना चाहिए कि उनके अंदर ये पावर नहीं होगी नए सेल बनाने की, विभाजन की क्षमता वो खो चुके हैं। अब ये जो नए नए सेल बन रहे हैं ना, प्लांट ऊपर को बढ़ रहा है, प्लांट ऊपर को बढ़ रहा है, तो नीचे पुराने सेल रह जा रहे हैं, या मोटाई में पुराने सेल रह जा रहे हैं, जो वो सेल परमानेंट होते जाते हैं क्योंकि उनमें विभाजन की क्षमता खत्म होती जाती है। अब वो परमानेंट बन जाते हैं, उनका एक काम फिक्स हो जाता है कि इन्होंने ये काम करना भी। अब जो बड़े हो गए वो जॉब भी तो करेंगे, और डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, वहां पर विभाजन हो जाता है वहां पे लेबर का, ठीक है। तो जब डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है और एक परमानेंट काम उनको मिल जाता है, भाई अब तुम इंजीनियर बन गए, अब तुम इंजीनियर रहो, अब यही काम करो, डॉक्टर बन गए, अब लोगों का इलाज करो, तो वो सेल परमानेंट बन जाते हैं। और जो सेल विभाजन की क्षमता खो देते हैं और एक स्पेशलाइज्ड वर्क को परफॉर्म करते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं इन द बॉडी ऑफ द प्लांट, ठीक है, किसी विशिष्ट कार्य को ही करते हैं और उनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो चुकी है, ऐसे टिश्यूज को परमानेंट टिश्यूज कहा जाता है। क्योंकि वो अकेला सेल नहीं होगा कि एक सेल की क्षमता हो गई ऐसी, उस एक सेल ने नहीं वो काम करना, वो ग्रुप ऑफ सेल ने काम करना है, इसलिए टिश्यू है, ठीक है। क्योंकि उसमें अंग नहीं बन रहे हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक काम को नहीं कर रहे हैं, एक ही टिश्यू एक काम को करेगा। अगर बहुत सारे टिश्यूज मिलकर कोई पार्ट बनाते और वो परफॉर्म करता किसी फंक्शन को, तो फिर उसको हम ऑर्गन कह देते। लेकिन प्लांट्स में हम ऑर्गन्स की बात नहीं करेंगे, हम टिश्यूज की बात करेंगे। पहला टिश्यू हमने पढ़ लिया जिसमें विभाजन की क्षमता है, नए नए सेल्स बनाता है, उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। डिटेल में घर में पढ़ना, जो समझ आता है अच्छा है, नहीं समझ आता है कल आके पूछ लेना। काफी इतना? ठीक है।